हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, यह क्लास 10 टॉपर सीरीज चल रही है जो 2024 और 25 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने कल सोशल साइंस में हिस्ट्री का एक लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिए थे। ये दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? तो लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चल रहा है, जो कि हिस्ट्री का पोर्शन है। क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 1 हिस्ट्री यानी इतिहास का पोर्शन, इतिहास भाग का पोर्शन पार्ट है, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने कल काफ़ी सारा क्वेश्चन करवा दिया था दोस्तों, जो कि पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं हिस्ट्री का, तो प्लीज़ वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं, एक के बाद एक टॉपिक करके देखते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा दोस्तों। लेक्चर नंबर 3 तक हम ख़त्म कर देंगे ये पूरे चैप्टर को हम लेक्चर नंबर 3 तक ख़त्म कर देंगे दोस्तों। बस एक लेक्चर की और बात है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। क्या चलेगा दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रवाद चलेगा। आइए देखते हैं दोस्तों पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों नारीवाद। क्या है दोस्तों? नारीवाद। कह रहा है स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार ही नारीवाद कहलाता है। स्त्री है दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं, मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो मेल और फीमेल। तो उसी प्रकार स्त्री और पुरुष की सामाजिक बोले तो सामाजिक माने सोशल हो गया, आर्थिक और राजनीतिक सोच के आधार पर। सामाजिक माने समाज की सोच, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था की सोच, और राजनीतिक मतलब राजनीतिज्ञों की सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार ही नारीवाद कहलाता है। महिलाओं का अधिकार ही नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? महिलाओं का अधिकार ही। तो अगर आप उसको क्वेश्चन पूछे नारीवाद क्या होता है, तो दोस्तों आप बोलेंगे कि स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार ही नारीवाद कहलाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। आइए एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक क्या बोल रहा है? तो कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सन 1789 ईस्वी यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सन 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों? तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाया जाए और प्रजातंत्र को बनाया जाए। राजतंत्र को हटाया जाए यानी राजाओं महाराजाओं का जो शासन था वह हटाया जाए, और प्रजा द्वारा चुने गए किसी एक नायक को लाया जाए। इनकी सभी लोगों की यही मांग थी। कहाँ के लोगों की मांग थी दोस्तों? तो फ्रांसीसी लोगों की यही मांग थी कि सभी लोगों की यही मांग थी कि राजतंत्र को हटाया जाए और प्रजातंत्र को बनाया जाए। देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है दोस्तों। तो तीसरा टॉपिक कह रहा है कि फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। वहाँ के लोगों को कहना था कि दोस्तों
फ्रेंच के लोगों को कहना था कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच भाषा है, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। यानी जैसे हमारे भारत में हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, ठीक उसी प्रकार फ्रेंच भाषा को क्या कैसी भाषा घोषित की जाए, तो फ्रेंच भाषा को फ्रेंच की राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। आइए देखते चौथा टॉपिक क्या है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा पॉइंट कह रहा है कि स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की व्यवस्था की जाए, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम जैकोबिन क्लब था। क्या नाम था दोस्तों? जैकोबिन क्लब। स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की व्यवस्था की जाए, जिसका क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? पांचवा पॉइंट कह रहा है कि सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था किया जाए। अर्थात कह सकते हैं कि मतलब कि किराया, कहीं का भी किराया हो या कितना भी भार वाहन पर लदा हो, तो सभी का किराया सेम हो, मतलब एक जैसा ही हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे? फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रमुख कारण थे? तो पहला टॉपिक है दोस्तों अयोग्य शासन। फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश वहाँ चलता था दोस्तों। फ्रांस में कौन सा वंश चलता था? तो लुई वंश चलता था, जिसके राजा कौन थे? तो जिसके राजा लुई 16वां थे। लुई 16वां का शासन था जो कि जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासक था। ऐसा शासक था जो कि बहुत जिद्दी था और अपने कर्तव्य और निष्ठाहीन था। अर्थात कह सकते हैं कि मतलब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता था। जनता मर रही है तो मरने देता था, अगर जनता भूखी है तो भूखा रहने देता था, मतलब उनके भोजन का कोई लालन पालन नहीं करता था। अर्थात कह सकते हैं कि कर्तव्यहीन शासक था। यह सुधारों का पक्षधार नहीं था। अर्थात कह सकते हैं जो दोषी व्यक्ति है यह दोषी व्यक्ति की तरफ बोलता था, और जो निर्दोष है यह निर्दोष तरफ नहीं बोलता था। इसलिए जनता इसका क्या करती थी दोस्तों? विरोध करती थी। इसलिए इसका जनता क्या करती थी? विरोध करती थी। मतलब यह सच्चे और अच्छे लोगों का साथ न दे के बुरे लोगों का ही साथ देता था। इसलिए इसका जनता क्या करती थी? विरोध करती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है मध्य वर्ग। किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कैसी क्रांति होने पर दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? कमेंट में बताना ना भूलें। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने पर मध्य वर्ग का उदय हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि मध्य वर्ग कुलीन वर्ग से अलग होकर इसका उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गए, अन्य अधिकारी जो आते थे, यह वर्ग नवीन विचारों पर, राष्ट्रीय भावनाओं पर ओतप्रोत थे। मतलब यह अपनी नई विचारधारा रखने लगे। यह कुलीन वर्ग से अलग होकर अपना नया वर्ग बना लिए, जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। यह न तो ज़्यादा बड़े, मतलब न तो कुलीन वर्ग यानी न तो ज़्यादा अमीर थे और न तो ज़्यादा गरीब थे। मतलब ये मध्य वर्ग थे। जैसे मध्य वर्ग में जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, अध्यापक हो गए, ये मध्य वर्ग में आते हैं। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 3 क्या है? तो पॉइंट नंबर 3 है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए रखे थे। मतलब कि इस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो सरकार ने, जो वहाँ की सरकार थी, किसकी सरकार थी? तो लुई 16वां की सरकार थी, जो स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा रखे थे। मतलब कि वो किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। यह इतना क्रूर शासक था कि उनके जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि जाने पर भी मतलब रोक लगा दी थी। वह भगवान को मानने में ही रोक लगा दी थी दोस्तों। तो धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे।
उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर अगला। आइए देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। कह सकते हैं कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर शासन या सरकार का किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं, अर्थात यह निरंकुशवाद कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है, तो कह रहा है कि एक ऐसा दर्शन जो प्राचीन संचलित परंपराओं एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे तथा तीव्र परिवर्तन एवं विकास के आधार पर क्रमिक विकास को प्राथमिकता प्रदान करे। अर्थात कहे कि वह तीव्र विकास करेगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवाद। उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रूढ़िवाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा हम जानते हैं और समझते हैं। मतलब जैसा कि हम जानते हैं और समझते हैं कि दोस्तों कि यूरोप पहले मतलब बहुत प्रसिद्ध और विकसित देश था। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम सोचते हैं और जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आधुनिक जर्मनी मतलब मॉडर्न जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों बोल सकते हैं, मतलब कस्बे, प्रांतों और साम्राज्यों, जिला जिसको बोल सकते हैं, प्रांत माने राज्य हो सकता है या राष्ट्र हो सकता है, राज्य हो सकता है, साम्राज्य मतलब एक कोई पूरा क्षेत्र जिसका एक कोई राजा हो उसे साम्राज्य कहते हैं। साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। मतलब दोस्तों कह सकते हैं जैसे ये हो गया एक एरिया ये हो गया दोस्तों। ये है मान लीजिए एक ही देश में है मगर इसके राजा अलग होया करते थे और इसके राजा अलग हुआ करते थे, और ये यहाँ अपने राज्य के निर्णय के लिए स्वतंत्र था और यह राजा जो था अपने राज्य के निर्णय के लिए स्वतंत्र था। उसी प्रकार कह रहा है कि आधुनिक जर्मनी इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों में बटा था, मतलब कई भागों में बटा था और कई प्रांतों में और साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं शताब्दी के यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था। कुलीन वर्ग बोले तो दोस्तों रिच लोग यानी बड़े लोग। 18वीं शताब्दी के यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था, तो कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। मतलब कह सकते हैं कि यह इतने बड़े आदमी थे कि संपन्न मतलब हमेशा सामाजिक और राजनीतिक मतलब जमीन हो गए दोस्तों। जमीन के बड़े हैं तो जमीन तो इनके पास रहेगी ही, उसी प्रकार समाज में भी इनकी इज्जत रहेगी और राजनीतिक में तो इनकी इज्जत रहेगी ही। तो ये तीनों मतलब चीज़ों में हमेशा क्या कहते थे, आमतौर पर प्रभावशाली हुआ करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि यह नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी हुआ करती थी। अर्थात जो रिच लोग रहते थे, रिच लोग एक जैसे मान लीजिए ये कोई
कॉलोनी है। कॉलोनी है दोस्तों, इसमें सिर्फ रिच लोग ही मतलब बड़े लोग ही रहते हैं। तो जब बड़े लोग रहेंगे दोस्तों तो इनकी एक ही जैसी सोच रहेगी दोस्तों, एक ही जैसा सोच रहेगी, एक जैसा घर, सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। अर्थात कह सकते कुलीन वर्ग के लोग की जीवन शैली एक जैसी ही हुआ करती थी। आइए देखते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।